तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर स्किन इफेक्ट डिपेंड करेगा? तो एक होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। हमको पता है कि स्किन इफेक्ट जो होगा, स्किन इफेक्ट जो होगा ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो क्या इंक्रीज हो जाता है, एक्सएल। तो हमको पता है कि एक्सएल ये होता है 2 पाई एफ एल। तो यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, वहां पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए स्किन इफेक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वहां पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आई बात समझ में? दूसरा यहाँ पे जो स्किन इफेक्ट होता है ये डिपेंड करता है डायामीटर ऑफ कंडक्टर, डायामीटर ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के डायामीटर पर डिपेंड करता है। तो स्किन इफेक्ट जो है ये डायामीटर में क्या रिलेशन होता है, तो डायामीटर के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि कंडक्टर का डायामीटर इंक्रीज होगा तो स्किन इफेक्ट उसके स्क्वायर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जिस कंडक्टर का डायमीटर या क्रॉस सेक्शन स्मॉल होगा तो उसमें स्किन इफेक्ट कम होगा, और लार्ज डायमीटर या लार्ज क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर में स्किन इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्किन इफेक्ट होता है ये डिपेंड करता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। या हम इसी को बोल सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस मटेरियल की परमिएबिलिटी क्या है। तो परमिएबिलिटी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अलाउ करता है किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो यदि परमिएबिलिटी हाई होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, उसमें हायर होगी। और स्किन इफेक्ट काय के लिए होता है, डी फाई बाई डी टी के कारण, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस के कारण। तो हाई परमिएबिलिटी मींस क्या होगा, हाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मींस हाई क्या होगा, वहां पे इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट हम बोल सकते हैं कि परमिएबिलिटी के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो स्किन इफेक्ट भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद में डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर कैसा है, स्टैंडर्ड कंडक्टर है या फिर वो सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है। तो सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर में कम होगा और सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लेस इन स्टैंडर्ड conductor than solid conductor, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या होगा, ये कम, किसकी तुलना में, सॉलिड कंडक्टर की तुलना में। नेक्स्ट उसमें लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में स्टैंडर्ड कंडक्टर एंड होलो बस बार, होलो बस बार यूज करने पर स्किन इफेक्ट रिड्यूस होता है, स्किन इफेक्ट रिड्यूस होता है। तो हेडिंग डाल दीजिए इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का क्या मतलब होता है, इंडक्टेंस का क्या मतलब होता है, कि हमको पता है कि जैसे ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर से कौन सी करंट फ्लो हो रही है, तो इस कंडक्टर से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है
तो वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करती है। ठीक है, अब यदि ये करंट कैसी होगी, अल्टरनेटिंग करंट होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लगातार क्या होगा, चेंज होगा। तो जब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लगातार चेंज होगा तो डी फाई बाई क्या होगा, डी टी होगा। ठीक है, या बोल सकते हैं हम क्या होगा, एल डी आई बाई क्या होगा, डी टी होगा। ठीक है, तो इससे इस कंडक्टर में क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, इंडक्टेंस का मतलब होता है, ठीक है, फ्लक्स लिंकेजेस पर यूनिट करंट, क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स लिंकेजेस पर यूनिट करंट ठीक है, कि यहाँ पे पर यूनिट करंट फ्लो हो रही है, यानी प्रत्येक एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उस प्रत्येक एम्पियर की करंट के कारण, ठीक है, इस कंडक्टर से कितना फ्लक्स लिंकेजेस करेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसका क्या है, इंडक्टेंस है। ठीक है, तो इंडक्टेंस को इस प्रकार से हम वहां पे डिफाइन करेंगे। अब इस कंडक्टर में जो इंडक्ट फ्लक्स लिंकेजेस, अब यदि हमको इसका इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है कि इस कंडक्टर में टोटल इंडक्टेंस कितना होगा, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि उससे कितनी फ्लक्स लिंकेजेस कर रही है। यदि फ्लक्स लिंकेजेस पता है, करंट पता है, तो क्या निकाल सकते हैं, इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर से टोटल कितनी फ्लक्स लिंकेजेस करेगी। तो यदि हम देखें कि ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं, हम इस प्रकार से ऐसा कंडक्टर्स को यूज करते हैं, ऐसा ऐसा कंडक्टर्स होते हैं, 3 कंडक्टर। बात समझ में आ रही है कि ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से 3 कंडक्टर्स को यूज कर रहे हैं। तो इन कंडक्टर से फ्लो होती है करंट, तो जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो इस करंट के कारण इसके अंदर में क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसका इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस बोलेंगे। आई बात समझ में। दूसरा क्या होगा कि इस कंडक्टर से भी करंट फ्लो होगी, तो इस करंट के कारण इसमें भी इंटरनल, इसमें भी क्या होगा, इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस होगा। अब इसकी जो फ्लक्स है, इसकी फ्लक्स इस तरह से इस तक अप्रोच करेगी। ठीक है, तो इस तक अप्रोच करेगी तो इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस। इसकी फ्लक्स भी क्या करेगी, इसके पास तक अप्रोच करेगी, तो इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस होगा। तो यहाँ पे टोटल जो इंडक्टेंस होता है वो ड्यू टू क्या होता है, इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस एंड एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस। ठीक है, तो दोनों फ्लक्स लिंकेजेस के कारण इसमें क्या होगा, यहाँ पे टोटल इंडक्टेंस होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ये जो इंडक्टेंस होता है, ये भी लाइन पर यूनिफॉर्मली कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तुमको पता है कि कल परसों पढ़े थे कि लाइन पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों ही क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, अब ये इंडक्टेंस लाइन में क्या करेगा, तो इंडक्टेंस लाइन में क्या करेगा, ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा, आई इंटू एक्सएल। तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जिससे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पुअर होगा। अब इंडक्टेंस को कौन सी पावर चाहिए होती है, रिएक्टिव पावर चाहिए, तो ये रिएक्टिव पावर कहां से ड्रॉ करेगा, तो ये रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेगा अल्टरनेटर से। ठीक है, तो अल्टरनेटर से जब रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेगा तो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम के पावर फैक्टर को क्या करता है, ये पुअर करता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इंडक्टर क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा और पावर फैक्टर को क्या करता है, ये पुअर करता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। तो यदि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो हमको पता है इंडक्टेंस सीरीज में क्या होते जाता है, ऐड होते जाता है। पढ़े थे ना इंडक्टेंस इन सीरीज, याद आ रहा है। तो इंडक्टेंस सीरीज में क्या होता है, ऐड होते जाता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में टोटल इंडक्टेंस कितना होगा, तो कंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसका सम लेंगे वहां पे। तो जितनी लॉन्गर लेंथ होगी उतना इंडक्टेंस क्या होगा, उसमें हायर होगा। तो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इंक्रीज होने पर इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। आई बात समझ में। दूसरा, जो कंडक्टर के मध्य ये स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर होती है, कंडक्टर के मध्य की दूरी होती है,
तो ये दूरी बढ़ने पर भी इंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। बात समझ में आई? तो कंडक्टर के मध्य का डिस्टेंस इंक्रीज होने पर इंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर के मध्य की स्पेसिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि अंडरग्राउंड केबल जो होती हैं, उन अंडरग्राउंड केबल में कंडक्टर्स कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल में इंडक्टेंस क्या होगा, कम। तो केबल में इंडक्टेंस को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें इंडक्टेंस क्या होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। लेकिन ओवरहेड लाइन में क्या होगा, कंडक्टर के मध्य स्पेसिंग होती है, तो उस स्पेसिंग के कारण इसका इंडक्टेंस क्या होता है, वहां पे हाई होता है। तो इंडक्टेंस क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो किसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, अंडरग्राउंड में कि ओवरहेड में? ओवरहेड में वोल्टेज ड्रॉप अंडरग्राउंड की तुलना में ज्यादा होती है। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिए पहले, फिर इसको आगे देखते हैं। उसमें लिखिए ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर से, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर से जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है, जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है, तो कंडक्टर के सराउंडिंग, तो कंडक्टर के सराउंडिंग अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंकेजेस होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंकेजेस करता है। इससे कंडक्टर में इससे कंडक्टर में इंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है। इससे कंडक्टर में इंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है। नेक्स्ट ये कंडक्टर का टोटल इंडक्टेंस कंडक्टर का टोटल इंडक्टेंस इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ फ्लक्स लिंकेजेस, बोथ फ्लक्स लिंकेजेस के कारण होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इंडक्टेंस may be defined as the inductance may be defined as, लिखिए the flux linkages per unit current, the flux linkages per unit current, inductance may be defined as the flux linkages per unit current। ये लिख लीजिए इंडक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स लिंकेजेस पर यूनिट करंट। नेक्स्ट की ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का इंडक्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का इंडक्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का इंडक्टेंस यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यूनिफॉर्मली क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट के इंडक्टेंस के कारण लाइन में, इंडक्टेंस के कारण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है। इससे वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है। इससे वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है। नेक्स्ट, इंडक्टेंस के कारण लाइन में रिएक्टिव पावर फ्लो होती है। इंडक्टेंस के कारण लाइन में रिएक्टिव पावर फ्लो होती है। इससे सिस्टम का पावर फैक्टर पुअर होता है। इससे सिस्टम का पावर फैक्टर पुअर होता है। ठीक है, तो इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, टोटल फ्लक्स लिंकेजेस निकालना पड़ेगा, है ना। तो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस, और क्या चाहिए होगा, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस चाहिए होगा। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे पहले फ्लक्स लिंकेजेस। ठीक है, फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ अ कंडक्टर, फ्लक्स linkages of a conductor due to internal flux। तो इंटरनल फ्लक्स के कारण कंडक्टर से कितना फ्लक्स लिंकेजेस होगा। ठीक है, तो उस फ्लक्स लिंकेजेस को यहां पे देखेंगे। ठीक है, उसमें करिए, उसमें लिखिए, पहले हेडिंग डाल लो पहले। हो गया, उसमें लिखिए अब आर रेडियस के कंडक्टर से आई एम्पियर के करंट फ्लो होने पर कंडक्टर के सेंटर से सरफेस तक, कंडक्टर के सेंटर से सरफेस तक टोटल फ्लक्स लिंकेजेस। ठीक है, तो यहां पे जो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस है, कहां से है ये, कंडक्टर के सेंटर से उसकी सरफेस तक। तो सेंटर से सरफेस तक टोटल फ्लक्स लिंकेजेस को यहां पे कैलकुलेट किए, तो इसको क्या बोलेंगे यहां पे, इसका इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस। और इस इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस की वैल्यू होती है यहाँ पे I/2 इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर टन, ठीक है, पर एम्पियर। तो इतना जो फ्लक्स लिंकेजेस होता है, ये क्या होता है, इसमें इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस होता है। पूरा सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू अपने पास में लास्ट में आती है। ठीक है, कि जब हम इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस को कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस क्या होता है, हाफ ऑफ करंट इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इतना वेबर टन पर एम्पियर फ्लक्स लिंकेजेस होता है, इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस।
ओके। इसके बाद में देखेंगे एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस के लिए क्या करते हैं यहां पे कि जैसे अपना ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर की रेडियस कितनी है यहाँ पे ये r है। अब इस कंडक्टर से क्या करते हैं हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, इसके सराउंडिंग में इस प्रकार से, ठीक है, एक डिस्टेंस ये हो गया, दूसरा डिस्टेंस ये हो गया। तो इन दोनों डिस्टेंस के मध्य, इन दोनों डिस्टेंस के मध्य यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस होगा वो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस यहाँ पे कितना होगा। तो ये स्मॉल क्या है, डिस्टेंस है, तो स्मॉल डिस्टेंस में 0.1 एंड 0.2 के मध्य टोटल फ्लक्स लिंकेजेस कितना होगा। तो इस फ्लक्स लिंकेजेस को क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डिस्टेंस मान लीजिए ये है d1, इसको मान लीजिए d1, और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए क्या है ये d2। तो ये 2 डिस्टेंस ले लिए d1 एंड d2, और इन दोनों के मध्य टोटल फ्लक्स लिंकेजेस कितना होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस, और उसकी हेल्प से क्या करते हैं फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें टोटल जो फ्लक्स लिंकेजेस होता है, ठीक है, जो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस यहाँ पे होता है, तो टोटल एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है। तो जो टोटल एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस है इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7 हाफ ऑफ करंट लॉग ई, हाफ ऑफ करंट नहीं होगा, ठीक है, ये होगा करंट, करंट इंटू होगा लॉग ई d2 बाई क्या होगा d1, ठीक है। इतना वेबर टर्न पर एम्पियर क्या होगा यहाँ पे फ्लक्स लिंकेजेस होगा, ठीक है। तो 2 इंटू, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वैल्यू आती है 2 इंटू 10⁻⁻7 आई लॉग ई d2 बाई क्या होता है d1, तो d2 बाई d1। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यदि हमको क्या करना है कंडक्टर की सरफेस से निकालना है कि कंडक्टर की सरफेस ये हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई r। अब इससे कितने भी दूर पे आपको निकालना है, ठीक है, कितनी भी दूर पे निकालना है, तो एक डिस्टेंस क्या हो जाएगा r, ये किसके इक्वल हो जाएगा d1 के, और दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये d, ठीक है। तो यहाँ पे अब कंडक्टर से की सरफेस से बाहर में कितनी भी दूर तक हम क्या कर सकते हैं फ्लक्स लिंकेजेस निकाल सकते हैं। तो यदि हमको निकालना है तो d1 की जगह क्या पुट कर देंगे रेडियस ऑफ कंडक्टर, और कितनी दूरी तक आपको निकालना है फ्लक्स लिंकेजेस, क्योंकि दो कंडक्टर ऐसे हैं यहाँ पे, एक कंडक्टर यहाँ पे है दूसरा कंडक्टर यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फ्लक्स लिंकेजेस होगा, तो एक रेडियस हो जाएगी r और दूसरी क्या हो जाएगी ये, बात समझ में आई। तो उनकी वैल्यू को पुट करके हम क्या कर सकते हैं वहां पे एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस निकाल सकते हैं, आई बात समझ में। तो इसके लिए फार्मूला क्या रहता है लॉग ई फार डिस्टेंस अपॉन नियर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये लिख लिए, ये क्या हो गया यहाँ पे एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस होगा उसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसके लिए देखेंगे यहाँ पे इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज ओवरहेड लाइन, पहले देखेंगे इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज ओवरहेड लाइन।
तो सिंगल फेज ओवरहेड लाइन में क्या होता है, ये एक कंडक्टर है ये, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो है यहाँ पे आर है, ये दूसरा कंडक्टर है, इसकी जो रेडियस है वो भी क्या है यहाँ पे आर है, एक कंडक्टर है ए, दूसरा कंडक्टर है बी, और इन दोनों के मध्य का जो डिस्टेंस है वो क्या है डी। अब इस कंडक्टर से क्या फ्लो हो रही है यहाँ पे, करंट, है ना। सिंगल फेज ओवरहेड लाइन में कैसे करंट जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका लोड होगा, ठीक है, ये फेज वायर होगा, ये न्यूट्रल वायर होगा, है ना, ये हमारा लोड होगा यहाँ पे। तो यदि यहाँ से 100 एम्पियर की करंट जाएगी तो रिटर्न कितनी आएगी, 100 एम्पियर की आएगी, ठीक है। तो इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट दोनों कैसी होंगी, इक्वल। तो जितनी करंट कंडक्टर ए से फ्लो होगी, सेम करंट किससे फ्लो होगी, कंडक्टर बी से फ्लो होगी, एक लूप बनेगा सिंगल फेज ओवरहेड लाइन में, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सिंगल फेज ओवरहेड लाइन में इस प्रकार से करंट इन करेगी, लोड में फ्लो होगी, और करंट क्या होगी, आउट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। अब यदि हमको यहाँ पे इसका इंडक्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंडक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर निकालते हैं, इंडक्टेंस ऑफ क्या करते हैं, ईच कंडक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए, ठीक है, जितना कंडक्टर ए का होगा उतना ही कंडक्टर बी का होगा, ठीक है। तो कंडक्टर ए का यहाँ पे देखेंगे तो इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए क्या होगा यहाँ पे, तो फ्लक्स लिंकेजेस होगा, फ्लक्स लिंकेजेस, या बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स लिंकेजेस, टोटल फ्लक्स लिंकेजेस विद कंडक्टर ए, ठीक है, विद कंडक्टर ए अपॉन क्या हो जाएगा, पर यूनिट करंट, है कि नहीं। इंडक्टेंस की ये डेफिनेशन है, फ्लक्स लिंकेजेस पर यूनिट करंट, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस को पर यूनिट करंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि टोटल फ्लक्स लिंकेजेस कितना होगा, ठीक है, तो फर्स्ट हम देखे थे हाफ ऑफ करंट इनटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। फिर हम देखें यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू आई, ठीक है, लॉग ई d2 बाई क्या देखें हम यहाँ पे d1। तो अब हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल फ्लक्स, ये क्या था, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस था, तो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस कहां से लेंगे, इसकी सरफेस से लेके, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, इस डिस्टेंस को रखेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे d, और रेडियस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे ये r आ जाएगा, ठीक है। तो d अपॉन क्या रख देंगे यहाँ पे r रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से d अपॉन क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। आइए वो समझ सकते। अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया, टोटल फ्लक्स लिंकेजेस हो गया, और क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट करंट। तो इससे करंट कॉमन ले लेंगे आई, तो आई और आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई को कॉमन लेके आई और आई को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि यहाँ से 2 इंटू 10 टू द पावर -7 को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, फिर 1/4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई इस प्रकार से कर सकते हैं कि इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, और प्लस लॉग ई डी बाई क्या हो जाएगा, ये आर, ठीक है। तो इतना हेनरी, अब क्या हो जाएगा, ये हेनरी हो जाएगा पर मीटर, इतना हेनरी पर मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये इंडक्टेंस हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1/4 लॉग ई डी अपॉन आर, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये जो 1/4 है इसको क्या करेंगे, लॉग के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि उसको हमको लॉग के टर्म्स में लाना है। तो जब इसको हम लॉग के टर्म्स में लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻7 लॉग e, ठीक है, e की पावर 1 बाई क्या होगा 4 लॉग e d बाई क्या होगा ये r, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग के टर्म्स में यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब इसके बाद में इसको क्या करेंगे, यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 2 इंटू 10⁻⁻7 लॉग e d अपॉन, ठीक है, e की पावर -1/4 इंटू क्या हो जाएगा r, या r इंटू ऐसे लिख सकते हैं उसको, या इसको ऐसे लिख सकते हैं r इंटू e की पावर -1/4, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस का फार्मूला हमारे पास में आया है, ठीक है। अब ये जो टर्म होता है, ये जो टर्म दिख रहा है यहाँ पे, ये इस टर्म को यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं उस टर्म को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो टर्म्स यहाँ पे आया है r इंटू ई की पावर -1/4, तो ये क्या कहलाता है, GMR, GMR यानी जियोमेट्रिकल मीन रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की क्या कहलाती है, ये ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस ये कहलाती है, ठीक है। तो यदि हम देखें कि फॉर सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, फॉर सॉलिड कंडक्टर जो GMR होता है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 0.7788 टाइम्स ऑफ क्या होती है, रेडियस ऑफ कंडक्टर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये GMR है, ठीक है, GMR है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस है, और ये ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, 0.7788 टाइम्स ऑफ क्या होती है, रेडियस ऑफ कंडक्टर होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि कंडक्टर की जो ये रेडियस है, ये रेडियस क्या है, यहाँ पे r है, मान लीजिए कि ये r जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कंडक्टर की जो एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 0.7.8 इतना सेंटीमीटर हो जाएगी, बात समझ में आई। तो ये किसके कारण हो रहा है, इंडक्टेंस के कारण हो रहा है। तो इंडक्टेंस के कारण जो कंडक्टर की एक्चुअल रेडियस है, वो एक्चुअल रेडियस क्या होती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, और रिड्यूस्ड होके क्या हो जाती है, वो 0.7788 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कंडक्टर हो जाती है। तो जिसको क्या बोलते हैं, उसकी ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए क्या होगा, तो इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए क्या होगा, तो ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻7 लॉग e d अपॉन ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस ऑफ क्या होता है, कंडक्टर, इतना हेनरी पर मीटर होता है। तो ये इसका फाइनल फार्मूला होता है इंडक्टेंस का, ठीक है, सिंगल कंडक्टर का। तो जो कंडक्टर ए का होगा वही इंडक्टेंस किसका होगा, कंडक्टर बी का भी होगा। दोनों कंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू सेम होगी। तो यदि बोलेंगे पूरे लूप का इंडक्टेंस क्या होगा, लूप का इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इंडक्टेंस ऑफ लूप बोलेगा, इंडक्टेंस ऑफ लूप इन सिंगल फेज ओवरहेड लाइन, ठीक है। तो इंडक्टेंस ऑफ लूप क्या हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 10⁻⁻7 लॉग ई डी अपॉन ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, तो इतना हेनरी पर मीटर इसके लूप का इंडक्टेंस होगा। आई बात समझ में, लूप का इंडक्टेंस मतलब दोनों कंडक्टर का इंडक्टेंस ए और बी का, ठीक है। तो इंडक्टेंस जो है किस पर डिपेंड करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक तो देखो हेनरी क्या है, पर मीटर, हेनरी क्या है, ये पर मीटर। तो ये जो कैलकुलेट हुआ है ये 1 मीटर का इंडक्टेंस है। यदि हमारी लाइन है
1000 मीटर की लाइन है ना, 1000 मीटर की लाइन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यदि 10,000 मीटर की लाइन है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पर मीटर का आता है ना। तो लाइन की लेंथ इंक्रीज होने पे आपने लिखे हैं इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा डी क्या है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर है, तो कंडक्टर की स्पेसिंग इंक्रीज होने पर भी इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो परमिएबिलिटी ऑफ क्या होता है, कंडक्टर मटेरियल होता है। यदि कंडक्टर मटेरियल की परमिएबिलिटी हाई होगी, ठीक है, तो वो फ्लक्स को क्या करेगी, अलाउ करेगी, तो फ्लक्स लिंकेजेस क्या होगा, उससे इंक्रीज होगा, तो भी इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। तो उसमें नोट में लिख लीजिए, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की परमिएबिलिटी, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की परमिएबिलिटी हायर होने पर इंडक्टेंस की वैल्यू हाई होती है, इंडक्टेंस की वैल्यू हाई होती है, ठीक है। तो इसके बाद में देखेंगे इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज लाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको क्या याद रखना है, तो इसमें आपको ये याद रखना है तो, ठीक है, कि R इंटू ई की पावर -1/4 है ना, ये किसको शो करता है, GMR है ना, कंडक्टर के GMR को शो करता है। सॉलिड कंडक्टर के GMR की वैल्यू क्या होती है, तो 0.7788 ऑफ रेडियस ऑफ कंडक्टर होती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और बाकी तो अपन लिख चुके हैं, है ना, और तो कुछ विशेष है नहीं इसमें, इतना इसमें आपको याद रखना है। तो इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज ओवरहेड लाइन क्या होता है, ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज ओवरहेड लाइन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहां पे जो 3 फेज ओवरहेड लाइन होती है, इस 3 फेज ओवरहेड लाइन में क्या होते हैं, 2 प्रकार की स्पेसिंग हो सकती है। एक स्पेसिंग कैसी होती है, सिमेट्रिकल, तीनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल, ठीक है। यदि 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा। या फिर क्या हो सकता है, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग हो सकती है, ठीक है। इन लाइन कंडक्टर्स के मध्य का जो डिस्टेंस हो सकता है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल स्पेसिंग, और इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे जो सिमेट्रिकल स्पेसिंग होती है, ठीक है, तो पहली कंडीशन हो सकती है सिमेट्रिकली स्पेस्ड ओवरहेड लाइन। तो यदि सिमेट्रिकली स्पेस्ड ओवरहेड लाइन है, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो ये कंडक्टर होंगे, इन कंडक्टर के मध्य जो डिस्टेंस होगा D1, D2, D3, तो D1 इज इक्वल टू क्या होगा, D2 इज इक्वल टू क्या होगा, D3 इज इक्वल टू क्या होगा, D। तो इनके मध्य का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यदि इक्वल होगा इंडक्टेंस, ठीक है, और ईच कंडक्टर से क्या कर रही है, सेम वैल्यू की करंट फ्लो हो रही है, बात समझ आ रही है। जितनी करंट कंडक्टर ए से फ्लो होगी, सेम करंट कंडक्टर बी से, और सेम करंट क्या होगा, कंडक्टर सी से फ्लो होगी, ठीक है। तो जो करंट फ्लो हो रही है वो सभी कंडक्टर से क्या होगी, सेम, तो सेम वैल्यू की करंट सभी कंडक्टर से फ्लो होगी, ठीक है। सभी के मध्य का डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। तो इसमें जितना टोटल फ्लक्स लिंकेजेस होगा, टोटल मींस इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी उतना ही होगा, है ना। इसकी फ्लक्स जितना इस पे अप्रोच करेगी, इसकी फ्लक्स भी उतना ही अप्रोच करेगी, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो कंडक्टर ए का इंडक्टेंस होगा, ठीक है, कंडक्टर बी का इंडक्टेंस होगा, और कंडक्टर सी का इंडक्टेंस होगा, ये कैसा होगा, इक्वल होगा।
तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे क्या होगा, इक्वल इंडक्टेंस होगा। तो इक्वल इंडक्टेंस क्या होगा, ऑफ ईच कंडक्टर। ठीक है, तो प्रत्येक कंडक्टर का इंडक्टेंस कैसा हो जाएगा, इक्वल। आ गई बात समझ में? तो प्रत्येक कंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो यहां पे इक्वल रहता है। जब इंडक्टेंस इक्वल होगा तो लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कैसी होगी, इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल वोल्टेज ड्रॉप इन ईच कंडक्टर, कि प्रत्येक कंडक्टर में बराबर बराबर वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो जब वोल्टेज ईच कंडक्टर में ड्रॉप होगी इक्वल, तो हमको रिसीविंग एंड पर कैसी वोल्टेज मिलेगी, बैलेंस्ड थ्री फेज वोल्टेज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड थ्री फेज वोल्टेज एट रिसीविंग एंड। ठीक है, तो हमको रिसीविंग एंड पर क्या होगी, बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहां पे जो इंडक्टेंस होगा कंडक्टर ए, कंडक्टर बी एंड कंडक्टर सी, इनके इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो हमने अभी फार्मूला लिखा था वही फार्मूला इसके इंडक्टेंस का फार्मूला होगा। ठीक है, स्पेसिंग और अपॉन क्या होगा, रेडियस। कौन सी रेडियस, जीएमआर। ठीक है, तो इतना हेनरी पर मीटर इंडक्टेंस ऑफ क्या होगा, ईच कंडक्टर होगा। वास्तव में तो सिमेट्रिकल स्पेस्ड है ना, थ्री फेज ओवरहेड लाइन में तीनों कंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। उसको नोट कर लीजिए, है ना। अब यदि मान लीजिए ये लाइन कैसी होती, अनसिमेट्रिकल होती। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल स्पेस्ड ओवरहेड लाइन, तो इसमें क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, अनइक्वल। वास्तव में तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अनइक्वल। तो जब डिस्टेंस अनइक्वल होगा तो ईच कंडक्टर से जो फ्लक्स लिंकेजेस होगी उस फ्लक्स लिंकेजेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो जब ईच कंडक्टर से डिफरेंट फ्लक्स लिंकेजेस करेगा तो अब जो इंडक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर था क्या ये इक्वल होगा, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, ये हो गया है अब अनइक्वल हो गया। ठीक है, तो अनइक्वल इंडक्टेंस ऑफ क्या होगा, ईच कंडक्टर। तो अब क्या होगा यहां पे, अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप इन ईच कंडक्टर। अब अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, यहां पे अनबैलेंस्ड क्या होगा, थ्री फेज वोल्टेज एट रिसीविंग एंड होगी। ठीक है, तो रिसीविंग एंड पर कैसी वोल्टेज होगी, अब अनबैलेंस थ्री फेज वोल्टेज अपने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए क्या कि किसी फेज में हायर वोल्टेज, किसी फेज में लोअर वोल्टेज, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो इसको कैसे दूर करेंगे, तो इसके लिए करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो पहले ये समझ में आ गया होगा, सिंपल है, तो इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे देखते हैं ट्रांसपोजिशन क्या होता है। देखते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, इस ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसपोजिशन कब किया जाता है, जब उसके लाइन कंडक्टर्स के मध्य का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं कि हमारी ये ट्रांसमिशन लाइन है ये, और इस ट्रांसमिशन लाइन में ये है कंडक्टर ए, बी एंड क्या है यहाँ पे ये सी। ठीक है, अब इन दोनों कंडक्टर के मध्य का डिस्टेंस है d1, इनके मध्य का डिस्टेंस है d2 और इनके मध्य का डिस्टेंस है d3। तो हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो तीनों कंडक्टर्स हैं इनके मध्य का जो डिस्टेंस है
D1, D2 एंड D3 ये क्या है, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको क्या देखना पड़ा कि इन तीनों कंडक्टर्स का जो इंडक्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इन तीनों कंडक्टर्स का जो कैपेसिटेंस होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग होने पर लाइन कंडक्टर का इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो इससे क्या होगा, अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगी और रिसीविंग एंड पर अनबैलेंस थ्री फेज वोल्टेज प्राप्त होगी। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ट्रांसमिशन लाइन के ईच कंडक्टर के इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो पूछेगा ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन के ईच कंडक्टर के इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू को इक्वल करने के लिए। ठीक है, किस लाइन में करते हैं, अनइक्वल स्पेसिंग ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है इस प्रकार से ये। ठीक है, किस पे लगे होते हैं कंडक्टर, ये क्रॉस आर्म पे लगे होते हैं ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वल इंटरवल, एक समान अंतराल पे, इक्वल इंटरवल पे जो ये कंडक्टर होंगे, इन कंडक्टर की जो पोजीशन होगी उस पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे टॉप क्रॉस आर्म में कंडक्टर ए है, अब वो कंडक्टर ए अब मिडिल क्रॉस आर्म में आ जाएगा, फिर कंडक्टर ए बॉटम की क्रॉस आर्म में आ जाएगा। यहाँ पे कंडक्टर भी मिडिल में है, यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा, यहाँ पे टॉप में आ जाएगा। कंडक्टर सी कहाँ पे है, बॉटम में है, यहाँ टॉप में आ जाएगा, यहाँ मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन यदि मान लीजिए हमारी जो है 100 किलोमीटर की है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर की लाइन में हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, है ना, इन कंडक्टर्स को क्या करेंगे, इस प्रकार से ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर होंगे, ये कंडक्टर इस प्रकार से कनेक्ट होंगे, ट्रांसपोज हो जाएंगे ये। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम इसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे। तो ट्रांसपोजिशन करने से अब ईच कंडक्टर ठीक है के मध्य की, इस कंडक्टर के मध्य की जो इक्विलैटरल स्पेसिंग होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विलैटरल स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर होती है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, वहां पे बराबर हो जाती है। और इसको हम किससे शो कर रहे हैं, यहाँ पे डी से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है क्यूब रूट, ये क्या है यहाँ पे, क्यूब रूट D1 इंटू D2 इंटू D3। इसका मतलब है कि D1 इंटू D2 इंटू D3 की पावर कितनी है, 1/3। तो ये क्यूब रूट ऑफ क्या होता है, D1 इंटू D2 इंटू D3। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल स्पेसिंग। तो अब इन कंडक्टर्स के मध्य की इक्विलैटरल स्पेसिंग क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो प्रत्येक कंडक्टर का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी क्या हो जाता है, वहां पे इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो जब इक्वल हो जाएगा तो उसमें लाइन में अब वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, इक्वल, और थ्री फेज बैलेंस वोल्टेज हमको रिसीविंग एंड पर प्राप्त होगी। पहले लिखिए ट्रांसपोजिशन, हेडिंग डाल लिए हो, उसमें लिखिए थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में यदि लाइन कंडक्टर्स के मध्य की स्पेसिंग अनइक्वल होती है, लाइन कंडक्टर्स के मध्य की स्पेसिंग अनइक्वल होती है, तो
ईच कंडक्टर का इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है। इससे लाइन में अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप, इससे लाइन में अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप एंड अनइक्वल रिसीविंग एंड वोल्टेज प्राप्त होती है। अनइक्वल रिसीविंग एंड वोल्टेज प्राप्त होती है। नेक्स्ट की, अतः अनसिमेट्रिकल स्पेस्ड ट्रांसमिशन लाइन के ईच कंडक्टर, अनसिमेट्रिकल स्पेस्ड ट्रांसमिशन लाइन के ईच कंडक्टर के इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू, ईच कंडक्टर के इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू को इक्वल करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन करते हैं। नेक्स्ट के, ट्रांसपोजिशन करने के लिए यूनिफॉर्म इंटरवल समान अंतराल, यूनिफॉर्म इंटरवल समान अंतराल पर ईच लाइन कंडक्टर, यूनिफॉर्म इंटरवल समान अंतराल पर ईच लाइन कंडक्टर की पोजीशन को क्रॉस आर्म पर इंटरचेंज करते हैं। इसे ट्रांसपोजिशन करना कहते हैं। इसे ट्रांसपोजिशन करना कहते हैं। नेक्स्ट के, ट्रांसपोजिशन करने से कंडक्टर के इक्विवेलेंट इक्विलैटरल स्पेसिंग ठीक है, ये लिख लीजिए। इक्विलैटरल स्पेसिंग फार्मूला उसका इक्वल हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इससे
कंडक्टर के इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इक्वल हो जाती है। इससे कंडक्टर के इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो कंडक्टर के इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इक्वल हो जाती है। तो फिर यहां पे क्या करते हैं, तो ट्रांसपोजिशन प्रैक्टिकली करते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकली भी करते हैं। बात समझ में आई? जो ट्रांसमिशन लाइन अपनी है उनमें प्रैक्टिकली ट्रांसपोजिशन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि इंडक्टेंस of unsymmetrically transposed ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन को क्या करते हैं, पहले ट्रांसपोज करते हैं, है ना। अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग में क्या करेंगे, ट्रांसपोज। उसके बाद में उसके इंडक्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इंडक्टेंस का फार्मूला सेम रहेगा जो अपन पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, 2 × 10⁻⁻7 log E, ठीक है, D अपॉन R। ठीक है, अब यहां पे जो D रखेंगे, कैसी लाइन है ये? ट्रांसपोज लाइन है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग की लाइन है। तो जो D है उसकी जगह क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट इक्विलैटरल स्पेसिंग। बात समझ में आई? तो यहां पे क्या लिखोगे? क्यूब रूट D1 D2 एंड क्या होगा? D3। तो इतना हेनरी पर मीटर क्या होगा? इनका इंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो बस हमको क्या करना है, वहां पे जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग की जगह इक्विवेलेंट इक्विलैटरल स्पेसिंग रखनी है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अब ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है? तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का मतलब होता है यदि दो कंडक्टर एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में रखे हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में रखे हैं। ठीक है, तो वहां पे एक कंडक्टर की जो फ्लक्स होती है वो दूसरे कंडक्टर से लिंकेजेस करेगी। ठीक है, तो इसके कारण जो कंडक्टर होते हैं उनमें फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है कि कोई यदि किसी की प्रॉक्सिमिटी में है, इसका मतलब वो उसके प्रभाव क्षेत्र में है। तो यहाँ पे प्रभाव क्षेत्र कंडक्टर का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? प्रभाव क्षेत्र में होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लीजिए एक ये कंडक्टर है और एक ये दूसरा कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर से भी करंट फ्लो हो रही है। दोनों कंडक्टर से करंट कैसे फ्लो हो रही है? सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग्स में क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। हमको पता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग्स में ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा इसके सराउंडिंग्स में। हम तो सिर्फ एक लाइन बनाते हैं ना, एक लाइन थोड़ी बनती है। ऐसा लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा लाइन ऑफ क्या होगा? ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसा। ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसा सेटअप होगा। बात समझ में आई? बट जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? यहाँ पे दोनों का सेम होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट पर, है कि नहीं? तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन दोनों में कैसा है? सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा होगा? सेम होगा, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ इसका, और यहां पे ये इसका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ। ठीक है, अब हमें पता है कि यदि एक कंडक्टर ये है, ठीक है, एक कंडक्टर ये है, इससे यदि करंट इनटू द प्लेन है, कहां जा रही है? इनटू द प्लेन है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होता है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं क्लॉकवाइज होंगे। क्लॉकवाइज होंगे तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे।
तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने लूप को कैसे कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो अपने लूप को इस प्रकार से क्या करता है, वो कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इस सेक्शन में दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो सिमिलरली यदि हम देखें यहाँ पे कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस प्रकार से अपना जो लूप होगा वो लूप को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इस सेक्शन में जो फ्लक्स लिंकेजेस होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन आउटर पार्ट में कंडक्टर के, ठीक है, इस एंड में, कंडक्टर के इस एंड में फ्लक्स लिंकेजेस क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ पे हायर फ्लक्स लिंकेजेस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई इंडक्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हाई इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो जब इंडक्टेंस होगा तो इंडक्टेंस किसका अपोज करता है, करंट के फ्लो का। तो वो यहाँ पे करंट को फ्लो होने नहीं देगा। एक तो हमें पता है कि यहाँ पे पहले से ही क्या था, एक क्या था, ये स्किन इफेक्ट था ना। तो ये तो पहले से करंट नहीं जाने दे रहा था। अब आउटर पार्ट जो है, इस आउटर पार्ट में भी क्या हो गया है, इंडक्टेंस। तो इस आउटर पार्ट से भी अब यहां से करंट क्या है, फ्लो नहीं हो पाएगी। तो करंट कहां पे फ्लो होगी, तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या होगी, यहाँ पे हाई करंट डेंसिटी हो जाएगी। तो करंट डेंसिटी जो है वो इस सेक्शन में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई सबको। तो यहाँ पे पूछेगा कि जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, ठीक है, ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या होता है। तो कंडक्टर का इफेक्टिव एरिया क्या होता है, कंडक्टर का इफेक्टिव एरिया क्या हुआ, रिड्यूस्ड। तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर का इफेक्टिव एरिया क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब करंट कम होगी तो उसका स्वयं का फ्लक्स क्या हो जाएगा, कंडक्टर का कम हो जाएगा। तो कंडक्टर का स्वयं का फ्लक्स कम होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से कई बार आया है, ठीक है, कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण क्या होता है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। आई बात समझ में कि क्या बताए कि यहाँ पे दोनों कंडक्टर से करंट कैसे फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा होगा, सेम, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या करेगा, एक दूसरे को अपोज, कैंसिल करेगा। आउटर पार्ट से क्या करेगा, वो फ्लक्स लिंकेजेस करेगा। तो आउटर पार्ट से फ्लक्स लिंकेजेस करेगा तो आउटर पार्ट में इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई। तो जब इंडक्टेंस आउटर पार्ट में हाई होगा तो वो किसको फ्लो होने नहीं देगा, यहाँ पे करंट को। तो करंट कहां पे फ्लो होगी, जहां इंडक्टेंस कम है। इंडक्टेंस कहां कम होगा, ठीक है, कंडक्टर के नियरेस्ट पार्ट में होगा, एडजेसेंट पार्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाई करंट डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर पे क्या हो गया, प्रभावित हो गया। यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो होगी, यहाँ पे करंट कम फ्लो होगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोलते हैं, कि एक कंडक्टर दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में था, दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव क्षेत्र में था, तो उसके कारण कंडक्टर में फ्लक्स का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण कंडक्टर का इफेक्टिव एरिया क्या होता है, रिड्यूस्ड। प्रभावी एरिया, इफेक्टिव एरिया क्या होता है, रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इससे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज,
और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी उसी पर डिपेंड करता है जिस पर कि स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है। ये भी इंडक्टेंस है, वो भी इंडक्टेंस के कारण हुआ था, तो ये भी किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी हायर तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी क्या होगा, हायर होगा। ठीक है, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर की परमिएबिलिटी पर डिपेंड करेगा। कंडक्टर की परमिएबिलिटी हायर होगी तो ये भी क्या होगा, वहां पे हायर होगा। ठीक है, इसके अलावा डिपेंड करेगा डायमीटर ऑफ कंडक्टर पे, कंडक्टर का डायमीटर हायर होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, हायर होगी। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट सेम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिस पे स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन 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 जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है ये स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टर के मध्य का डिस्टेंस बढ़ने पर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, और किस पर डिपेंड कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी। तो अपने यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर होते हैं उनके मध्य में जो, ठीक है, डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, सफिशिएंट लार्ज होता है। ठीक है, पर्याप्त दूरी है कंडक्टर के मध्य, और फ्रीक्वेंसी अपनी क्या है, 50 हर्ट्ज, जो कि लो है, हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसके कारण हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो कैसा होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है और उसको कैलकुलेट किया नहीं जाता है। तो जब हम ट्रांसमिशन लाइन का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। आई बात समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें लिखते हैं। ओके, हो गया। अब इसमें लिखिए, यदि ट्रांसमिशन लाइन में टू कंडक्टर्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव क्षेत्र में, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव क्षेत्र में, इफेक्टिव एरिया में, इफेक्टिव रीजन में होते हैं, अर्थात एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, अर्थात एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, तो लाइन कंडक्टर्स में, तो लाइन कंडक्टर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडक्टेंस, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडक्टेंस अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। इसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं, इसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि टू लाइन कंडक्टर्स में, यदि टू लाइन कंडक्टर्स में, यदि टू लाइन कंडक्टर्स में करंट के फ्लो का डायरेक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन सेम हो, सेम हो, तो कंडक्टर के एडजेसेंट पार्ट, कंडक्टर के एडजेसेंट पार्ट, आजू बाजू के भाग, एडजेसेंट पार्ट में, कंडक्टर के एडजेसेंट पार्ट में करंट डेंसिटी,
हाई एंड रिमोट पार्ट में, दूरस्थ भाग में, एंड रिमोट पार्ट में या आउटर पार्ट में लो होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट की प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट की स्किन इफेक्ट के सिमिलरली, स्किन इफेक्ट के सिमिलरली प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी कंडक्टर के साइज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, कंडक्टर के साइज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट की लार्ज कंडक्टर, लार्ज कंडक्टर कॉमा हाई फ्रीक्वेंसी एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी एक दूसरे के समीप है कंडक्टर ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर यह इफेक्ट हायर होता है, यह इफेक्ट हायर होता है, यह इफेक्ट हायर होता है। ओके, नेक्स्ट की लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स के मध्य का डिस्टेंस सफिशिएंट लार्ज एंड लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण, लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, अतः इसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, अतः इसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन के कैलकुलेशन में इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे, है ना।